हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में मैंने जो जीन पियाजे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करा था। जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उसने स्टेजेस दिए हैं या फिर जो भी उसके एप्लीकेशन हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया था। देखिए, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देते हो या केवीएस या एनवीएस या कोई भी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन, तो जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलते हैं। 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसके इम्प्लीमेंटेशन से, चाहे उसके स्टेजेस की जो थ्योरी है उससे। तो 1 से 2 नंबर आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को बिना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कल की वीडियो को जाके पूरा देखना और उसके नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है सीटेट में जो जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन। मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे जगह दी है जो जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते ही स्कीमा में टिक करोगे। स्कीमा क्या था? स्कीमा एक तरह का इमेज फॉर्मेशन है। क्या है? इमेज है जो बच्चों के दिमाग में छप जाता है। यानी कि अगर वो डॉग को देखता है तो डॉग को देखते ही वो समझ जाता है कि इसके 4 पैर होते हैं प्लस ये बार्क करता है। यानी कि अब जब भी वो डॉग देखेगा तो उसे 4 पैर और बार्क करने वाले जानवर का जो इमेज है वो उसके दिमाग में क्लिक करेगा। अब अगर वो कोई और जानवर देखता है, अदर जानवर वो देखता है और उसके भी 4 पैर होते हैं, तो उसके दिमाग में फटाक से क्लिक करेगा, क्योंकि डॉग का इमेज उसके दिमाग में छपा हुआ है। अब वो 4 पैर वाले जानवर जब भी देखेगा तो वो डॉग के इमेज से उस जीव को रिलेट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? रिलेट करने की कोशिश करेगा। तो यही जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो इमेज है ना, उसी को क्या बोला जाता है? स्कीमा बोला जाता है। जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इस स्कीमा को ऑब्जेक्ट परमानेंस के फॉर्मेट में जगह दी है। ठीक है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जो है अवलोकन अधिगम, ये क्या है? ये थ्योरी बंडूरा ने दी थी। किसने दी थी? बंडूरा ने दी थी। बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से बच्चे जो सीखते हैं उसकी बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपने इन्वायरमेंट में, चाहे वो पीयर्स ग्रुप हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं भी बच्चे एक दूसरे को देखकर, चीज़ों को ऑब्जर्व करके नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अवलोकन अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं होगा। तीसरा है कंडीशनिंग का। ये कंडीशनिंग लर्निंग की बात की थी पावलो ने। पावलो जो कि एक बहुत बड़े महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी बात की थी। अवलोकन विधि यानी कि कंडीशनिंग लर्निंग की बात की थी पावलो ने। उन्होंने बताया था, आप लोग नोट भी करते चलना मेरे साथ साथ, पावलो ने बताया था कि अगर बच्चे एक निश्चित कंडीशन दे दिया जाए तो बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हर रात को 8 बजे माँ खाने के लिए घंटी बजाती है, तो घंटी का आवाज़ सुन के अगर वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बजाएगी तो एक दिन डेफिनेटली क्या होगा, बच्चे 8 बजे से पहले ही उनके ध्यान में आएगा कि अब 8 बजने वाला है, यानी मम्मी खाने के लिए अब हमें आवाज़ देने वाली है। यानी एक कंडीशन है कि जब भी घंटी बजेगी हमें खाना मिलेगा। और ये चीज़ एक तरह से एक स्किल है, एक तरह से एक कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है हमारा, कि घंटी बजते ही खाना मिलेगा। दादी रोज़ चाय के लिए बुलाती है, अगर वो 2-4 दिन एक टाइम पे, निश्चित टाइम पे चाय के लिए आवाज़ देगी तो अगले दिन से बच्चे खुद ही समझ जाएंगे कि अब दादी आवाज़ देने वाली है हमें चाय के लिए। यानी एक तरह से वो स्किल ही सीख रहे हैं ना। तो इस तरह से जो सीखने की व्यवस्था है, कंडीशनिंग लर्निंग जिसको अनुबंधन बोलते हैं, इसकी बात की थी पावलो। अब बात करते हैं प्रबलन की, यानी कि रीइंफोर्समेंट। अब ये रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी? स्किनर, जो कि एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि रीइंफोर्समेंट के द्वारा, यानी कि रिवार्ड और पनिशमेंट, रिवार्ड प्लस पनिशमेंट के द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं कोई भी चीज़। यानी कि अगर किसी बच्चे को क्लास में 10/10 आ रहा है तो वो क्लास का अब अगला नया लीडर होगा,
लीडर होगा, इस तरह का जो पॉजिटिव रिवार्ड है बच्चे को अगर दिया जाए तो वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश हमेशा करता है ना। जैसे अगर क्लास में किसी बच्चे को 10/10 मार्क्स अगर आएगा, कहा जाए कि अगर तुम 10/10 मार्क्स लाओगे तो तुम्हें क्या लीडर बना दिया जाएगा क्लास का, ठीक है। तो बच्चे, ये पॉजिटिव रिवार्ड है ना कि लीडर बना दिया जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव रिवार्ड है। तो इस तरह से बच्चे मार्क्स 10/10 लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर किसी बच्चे को बाथरूम जाना सिखाना है तो उसे कह दिया जाए कि अगर तुम खुद से बाथरूम जाओगे तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। अब ये एक तरह से पॉजिटिव रिवार्ड है ना। यानी कि बच्चे को अब ये अच्छे से समझ में आ गया कि अगर वो खुद से बाथरूम जाएगा तो उसे बदले में एक टॉफ़ी मिलेगी। यानी कि ये इस तरह से रिवार्ड के थ्रू जो सिखाने की प्रक्रिया है उसकी बात की थी किसने, स्किनर ने। यानी कि जो हमारा 4 मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे, साथ में पावलो, जीन पियाजे, उसके बाद से पावलो, उसके बाद से बंडूरा और साथ में स्किनर। इन 4 साइंटिस्ट का जो नाम है वो इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसकी बात भी मैंने कर दी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइजेज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप लोग CDP हिंदी में तो पढ़ो ही, साथ में इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदी में एक वर्ड के, एक शब्द के कई मायने होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द को बार बार यूज़ किया जाता है। तो इससे हमें शब्दों को पकड़ना आसानी से समझ में आएगा और शब्दों को हम पकड़ना सीख जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ें, और ज़्यादा जोर दें कि CDP की तैयारी जो है आप इंग्लिश में ही करें, आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के कौन से स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को इन सारे ऑप्शन में दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यानी कि साध्यात्मक विचार, अर्थात हाइपोथेटिको डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट। नेक्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, यानी कि संरक्षण, कक्षा संवेशन, डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। चलिए अब देखते हैं इसके एक एक ऑप्शन को। कल जो मैंने आपको जीन पियाजे पढ़ाया था तो उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे अपने। कितने स्टेजेस दिए थे? 4 स्टेजेस दिए थे, है ना। जिसमें पहला था सेंसरी मोटर। क्या था पहला? सेंसरी मोटर स्टेज था, सेंसरी मोटर। इसमें उन्होंने 2 बातें बताई थी कि बच्चे जो हैं वो अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखते हैं, और दूसरा उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये दोनों है क्या? देखिए, सेंस ऑर्गन, जब बच्चा इन्फेंट होता है, यानी कि 0 से 2 साल तक के बच्चे को उन्होंने सेंसरी मोटर के पीरियड में रखा था, गर्भ से 2 साल तक की अवस्था। इसे उन्होंने इस रूप में डिफाइन किया कि बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, शिशु होते हैं, तो वे अपने माँ बाप को देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं रूम में, है ना। गर्दन हिला हिला कर देखते हैं ना, इस तरफ देखेंगे, कभी उस तरफ देखेंगे, अब कभी सामने देखेंगे, माँ बाप को देखते हैं, जो भाषा वो बोलते हैं उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें वो अपने 5 सेंस ऑर्गन जो है उसका पूरा का पूरा यूज़ करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन आई थिंक आप सबको पता ही होगा, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। और इसी के माध्यम से जो 0 से 2 साल तक के बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, वो सीखते हैं, है ना। दूसरी बात है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चे के दिमाग में क्या बन जाता है? एक स्कीमा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्कीमा बन जाता है। मैंने अभी स्कीमा ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्कीमा क्या है। आई होप कि आपको स्कीमा आप समझ में आ गया होगा। स्कीमा में बच्चे के दिमाग में एक इमेज बन गया।
अब अगर वो कोई खिलौना देख रहा है तो उसका इमेज उसके दिमाग में छप गया। अब वो खिलौना देखते ही खा रहा है, खेल रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है। आजकल के बच्चे नए नए मोबाइल में पोयम सब सुन के, राइम सब सुन के खाना खाते हैं या खेलते हैं या कूदते हैं। तो अगर एक खिलौने की इमेज बच्चे के दिमाग में बन जाए और अगर उस खिलौने को छुपा दिया जाए तो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है। यानी कि उस खिलौने के बिना उसके दिमाग में कोई चीज़ें, कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। अगर उस खिलौने को पर्दे के पीछे छुपा दिया जाए तो वो जाता है उस पर्दे के पीछे उस खिलौने को ढूंढने के लिए, है ना। यानी उस चीज़ के वो पीछे पड़ जाता है, उसके ऑब्जेक्ट का जो परमानेंस है दिमाग में उस ऑब्जेक्ट का अब बन चुका है ना। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखते हैं और दूसरा उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। अब दूसरे स्टेज की अगर हम बात करें तो दूसरा जो स्टेज था वो था प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात एक सेकेंड ज़रा मैं इसे इरेज कर लूँ। दूसरा जो स्टेज था वो था प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है। इसमें जीन पियाजे ने 2 से 7 साल तक के बच्चे को रखा था। 2 से 7 साल के बच्चे जो हैं वो जीन पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा हैं। अब इस स्टेज की खासियत क्या थी? इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे जीन पियाजे ने बताया, जिसमें पहला पॉइंट आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट आता है ईगोसेंट्रिक का। इसमें बच्चे में ईगोसेंट्रिक की भावना होती है, ईगोसेंट्रिक की भावना होती है। यानी कि वो सिर्फ अपनी ही बात पे अडिग रहता है। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो जो उसे सही लगेगा वो उसी का आंसर देगा, और अगर आप कोई बात उसे कहना चाह रहे हो तो उसे जल्दी वो नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये ईगोसेंट्रिक की भावना आती है उसमें। दूसरा आता है सेंट्रेशन की, सेंट्रेशन अर्थात केंद्रीकरण, सेंट्रेशन अर्थात केंद्रीकरण। इसमें क्या होता है? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे को 2 ऐसे ग्लास बना कर दे दो, ठीक है, 2 ऐसे ग्लास बना कर दे दो और दोनों में पानी की मात्रा सेम रखो, और अगर उससे पूछोगे कि किसमें ज़्यादा पानी है तो वो डेफिनेटली इस ग्लास का नाम लेगा। क्यों? क्योंकि वो बस साइज़ देख रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो उस पर ध्यान ना देकर इसकी लंबाई पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में लंबाई जो है ना वो छप चुकी है। उसे लगता है कि ग्लास बड़ा है तो पानी इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन क्वांटिटी सेम है दोनों में, ये उसे अभी तक नहीं पता। तो ये रहा सेंट्रेशन की बात। थर्ड आता है, एक सेकेंड, थर्ड आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या आता है? कंजर्वेशन। इस कंजर्वेशन में बच्चे 2 + 4 = 6 तो समझ जाते हैं, लेकिन 4 + 2 = 6 होता है या 6 - 2 = 4 होता है, ये बच्चे समझना नहीं चाहते या उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती। यानी कंजर्वेशन का जो पॉइंट है वो उन्हें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल तक के बच्चों को रखा गया है। इसमें ईगोसेंट्रिक की भावना होती है इस स्टेज में, केंद्रीकरण बच्चे नहीं समझ पाते, कंजर्वेशन की भावना उनमें नहीं रहती, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे प्री ऑपरेशनल स्टेज के। आई होप कि आपको सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसमें जीन पियाजे ने 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उसे उन्होंने इस स्टेज में जगह दिया। अब इस स्टेज की क्या खासियत है? इसमें बच्चे पहला लॉजिकली सोचने लगते हैं, है ना।
लॉजिकली बच्चे सोचने लगते हैं। दूसरी जो बात है उनमें कंजर्वेशन का जो कंजर्वेशन की जो समझ है वो बच्चे में विकसित हो जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 ग्लास अगर सेम है क्वांटिटी में, पानी अगर उसमें सेम है, तो बच्चे ये नहीं बता पाते कि पानी की क्वांटिटी सेम है, बल्कि वो ग्लास का साइज़ देखते हैं और कहते हैं कि जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी है। तो अब बच्चे को क्वांटिटी यहाँ पे समझ में आ जाती है, ठीक है, कि ग्लास बड़ा होने से नहीं होता, ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चे अब समझ जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है डिसेंट्रेशन। थर्ड, डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन में मैंने बताया था कि 2 + 4 = 6 होता है और 6 - 2 = 4 = 2 होता है। ये बच्चे अब इस स्टेज में आके बता पाते हैं, यानी 7 से 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस स्टेज में आकर डिसेंट्रेशन की जो बात है वो समझने लग जाते हैं। आई होप कि आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है स्टेज जीन पियाजे के द्वारा दिया गया 4th स्टेज, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4th जो स्टेज है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें जीन पियाजे ने 12 साल या उससे अधिक के जो बच्चे हैं उसे उन्होंने इसमें जगह दी है। और इसकी जो खासियत है वो है कि इसमें अगर पहले पॉइंट की बात करें, हम इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इस स्टेज में बच्चे हाइपोथेटिकली सोचने लग जाते हैं। हाइपोथेटिकली सोचने लग जाते हैं, अर्थात उनमें साइंटिफिक सोच, जो वैज्ञानिक तर्क है ना, वो उनमें विकसित होने लगती है। न्याय अन्याय समझने लग जाते हैं। इफ़, देन, हाउ, ये सारे जो टर्म्स हैं उस पे बच्चे सोचने लग जाते हैं, थिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे लॉजिकली थिंकिंग तो करते ही हैं, साथ में हाइपोथेटिकली वैज्ञानिक रूप से भी सोचने लग जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, साथ में प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो मेथड्स के क्वेश्चन होते हैं, इन सारी टर्म्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, यानी कि हायर लेवल पे वो थिंकिंग करने लग जाते हैं, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है कि बच्चे आइडियलिज्म को फॉलो करने लगते हैं और उनके सोच में भी पॉसिबिलिटीज़ आने लगती है। आइडियलिज्म को भी फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे सबको सम्मान मिलना चाहिए, है ना, सबको आदर्श बनाना चाहिए, हम किसी अपना आदर्श बनाएं जो हमें फ़ायदा पहुंचाए, या हम उनके नक्शे कदम पर चलकर हम भी ऐसा बने, हम भी ये करें वो करें। इस तरह की जो भावना है बच्चे में विकसित होने लग जाती है। डिबेट की भावना भी उनमें आने लग जाती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 साल से अधिक के बच्चे होते हैं। इसमें बच्चे हाइपोथेटिकली सोचने लग जाते हैं, वैज्ञानिक तर्क उनमें विकसित होने लगता है। इफ़, देन, हाउ, इस तरह के जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं उस पर बच्चे विचार करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो स्टेजेस होती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जीन पियाजे के जो 4 स्टेजेस थे उसे मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। इन्हीं 4 स्टेज पर जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके स्टेज से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर, कई बार तो रिपीट भी कर दिया जाता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो अभी मैंने जस्ट बताया है ना आपको, चारों जो स्टेजेस थे उसे एक एक करके विथ एग्जाम्पल क्लियर किया। तो जो हाइपोथेटिको डेडुकेशन या प्रोपोजिशनल थॉट यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक तर्क, ये क्या है? ये स्टेज 4 का है।
जो हाइपोथेटिकली बच्चा सोचने लग जाता है, तो ये स्टेज 4 का है। सेकेंड है कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण या कक्षा संवेशन। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है स्टेज 3 में जीन पियाजे का जो स्टेज 3 था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें मैंने बताया कि बच्चे जो है वो कंजर्वेशन यानी कि क्लास इंक्लूजन, संरक्षण और कक्षा संवेशन सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है अस्थगित अनुकरण, यानी कि डेफर्ड इमिटेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात उन्होंने स्टेज 1 में की थी। सेंसरी मोटर स्टेज जो था, जिसमें उन्होंने 0 से 2 साल तक के बच्चे को रखा था, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी। और फोर्थ है मेक बिलीव प्ले और विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संरक्षण या कक्षा संवेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि या तो लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछेगा, उसकी क्या सीमा है जीन पियाजे के थ्योरीज का, या फिर उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर डायरेक्ट स्टेजेस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो जीन पियाजे के थ्योरीज के जो एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या बच्चा अगर डिबेट कर रहा है, मैंने अभी बोला ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा डिबेट करने की कोशिश करता है, तो अगर वो डिबेट कर रहा है तो क्या उसे मार के चुप करा देना चाहिए? नहीं ना, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट, और कोई भी मनोवैज्ञानिक उनके इस ऑप्शन के जो थ्योरीज उन्होंने दी हुई है वो इस ऑप्शन को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। क्यों? क्योंकि बच्चे लॉजिकली जब सोचने लगते हैं तो उनके सामने हाउ, इफ, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, देन, इन सब जो कीवर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे ऐसे क्वेश्चन में अपने दिमाग लगाते हैं और चीज़ों को अपने तरीके से साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही होना चाहिए। चलिए बाकी और ऑप्शंस को हम देखते हैं एक एक करके। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या केवल कॉन्क्रीट मटेरियल से ही बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी? नहीं ना, उसे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमें पढ़ाना है ना। बच्चे को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट करे और तुरंत चीज़ों को सीख जाए। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को सिखाना चाहिए, ना कि केवल कॉन्क्रीट मटेरियल से। ज़रूरी है कॉन्क्रीट मटेरियल, बट केवल कॉन्क्रीट मटेरियल है यहाँ पे, इसीलिए इस केवल के कारण जो ये ऑप्शन है वो कट गया। नेक्स्ट है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। बताओ, क्या केवल पाठ्यपुस्तक से ही बच्चे सीख जाएंगे? नहीं ना, उन्हें तो और भी सोशली, इन्वायरमेंटली ये सारी चीज़ें सिखानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। मैंने बताया था ना कि हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है वो किस अवस्था में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चे हाइपोथेटिकली और लॉजिकली, साइंटिफिकली सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। इसका आंसर मुझे पता है, आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है और अभी जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उससे देख के ही आप लोग स्कीमा में टिक करोगे, क्योंकि स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, है ना। जीन पियाजे ने स्कीमा का सिद्धांत दिया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे
चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार इनमें से क्या सही है। तो देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में इस क्वेश्चन का आंसर तो 100% यही होगा। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे का जो 4th स्टेज था उसमें उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें उन्होंने 12 से अधिक साल के बच्चे को रखा था, और इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली सोचने लग जाते हैं, हाइपोथेटिकली सोचने लग जाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, है ना, वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा। बाकी आगे के जो हम ऑप्शंस हैं वो भी देखेंगे एक एक करके। आगे का ऑप्शंस है आपका केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणिक सोच आबंध है, मतलब कि सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये स्टेज 3 की बात है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो जीन पियाजे ने दिया था उसमें इन्होंने सेंट्रेशन की बात की थी। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सेरिएट, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है। किसकी बात है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिगिन टू इंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बॉलिक प्ले, सिम्बॉलिक प्ले ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज की ही बात है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी आपके सामने में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सीटेट का। ठीक है, ये मैंने कहीं से वो नहीं किया, कॉपी नहीं किया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, जिसका मैंने केवल जीन पियाजे से रिलेटेड जो पीडीएफ थे, क्वेश्चन थे, बस उसी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थाट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश विच रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन एंड निगलेक्ट अदर्स, मतलब जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। मैंने अभी आपको बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि जो स्टूडेंट है वो उनमें किस तरह की भावनाएं आती है। पहला, एक तो वो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, दूसरा उनमें सेंट्रेशन की भावना आ जाती है, सेंट्रेशन वो समझने लग जाते हैं, है ना। यानी कि मैंने ग्लास का एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि 2 ग्लास है और जिसमें जो बड़ा ग्लास है उसमें ज़्यादा पानी होगा, क्वांटिटी को वो क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्वांटिटी को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रेशन की बात है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। क्या होगा? सेंट्रेशन होगा। क्या होगा इसका आंसर? केंद्रीयकरण होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? देखिए, सेंट्रेशन ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है। उसके बाद है हाइपोथेटिकली डिडक्टिव थिंकिंग, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ये क्या है? फॉर्मल स्टेज की बात है। किसकी बात है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग ये जीन पियाजे के थ्योरीज का हिस्सा है ही नहीं। ये जो है एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी चिंतन, ये आपके बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही विकसित हो जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही विकसित हो जाता है जीववादी चिंतन। अब ये जीववादी चिंतन है क्या? देखिए, जीववादी चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानकर उनमें जान, भावना और इरादे सोचता है। यानी कि जब वो कहीं बाहर जाता है और उसके खिलौने घर पे ही होते हैं तो उसे लगता है कि बच्चा, उसका जो खिलौना है वो अकेला फील कर रहा होगा। यानी कि उसे लगता है कि खिलौने में जान है और उसमें भी इमोशन है, भावनाएं उस खिलौने में भी है, और जो वो घर से बाहर आ गया है तो वो खिलौना अकेला महसूस कर रहा होगा। यानी कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानता है? सजीव मानता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है और उसे लगता है कि खिलौने में जान है। जैसे कि बच्चा रोते रोते कहता है कि टेबल ने मुझे मारा,
सन मेरे साथ घूम रहा है, क्लाउड्स जो है बारिश हो रही है तो क्लाउड्स रो रहे हैं, है ना, डॉल को दर्द हो रहा है। फिर जैसे पेड़ जो है वो क्या पेड़ों की जो टहनियाँ हिलती हैं तो उसे लगता है कि पेड़ अपने हाथ हिला रहा है। तो इस तरह का जो थिंकिंग है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा होता है। और जीववादी चिंतन इसको बोलते हैं। जीन पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीववादी चिंतन का नाम इस स्टेज को दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल नहीं। समालोचना, कंपटीशन तो करना ही नहीं चाहिए, कंपटीशन करने से बच्चे सीखेंगे थोड़ी, उनमें तो एक प्रेशर रहेगा। फिर समालोचनात्मक चिंतन का विकास, है ना, चिंतन का विकास यानी थिंकिंग का जो डेवलपमेंट हो रहा है जिस लर्निंग मेथड में, बस वही लर्निंग मेथड हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास। नेक्स्ट है तथ्यों को रटना, बिल्कुल गलत बात है, रटना नहीं है, बच्चों को रटना नहीं सिखाना है। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना है। रोट लर्निंग नहीं करना है, बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on word, अर्थात किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। देखो, जब बच्चे इन्फेंट होते हैं ना, जैसे 0 से कह सकते हैं कि 4 या 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन्हें अगर ABCD सिखाओ तो म्यूज़िक के थ्रू ABCD सिखाओ, म्यूज़िक के थ्रू ABC, जैसे नहीं बहुत सारा अभी पोएम सब आया है, गाने के थ्रू राइम्स सिखाते हैं, म्यूज़िक के थ्रू, उसके बाद से ABCD सिखाते हैं। तो इस तरह का जो लर्निंग मेथड है वो 3 साल तक के, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 7, 12, 1 साल के बच्चे, तो ऐसी उम्र के बच्चों को म्यूज़िक के माध्यम से सिखाया जाता है। लेकिन अगर प्रॉपरली उन्हें सिखाया जाए तो जो 7 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें म्यूज़िक के माध्यम से, शब्दों के खेल के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से नई नई चीज़ें सिखाई जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 वर्ष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, एक सेकेंड मैं ज़रा इसे इरेज कर लूँ। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो सेशन तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी करें। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। मैंने बोला था ना कि लिमिटेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो जीन पियाजे की थ्योरीज है उसकी जो सीमाएं क्या है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक बात है, और ऑप्शन हम लोग देखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी बात जो है वो वाइगोत्स्की ने की थी। वाइगोत्स्की जो कि महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में भी मैं बात करूँगी। उन्होंने जो थ्योरीज दी थी, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, उसकी भी वीडियोस आएंगे 1 बाय 1 करके। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, वीडियो को पूरा देखना। जो भी वीडियो मैं ला रही हूँ उसे आप लोग पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये जो वाइगोत्स्की है उनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ एंड क्वेश्चंस है वो भी एक एक करके चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लें। ठीक है, उसके बाद है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। ये भी ठीक है। एंड वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है। देखो, ये भी इसकी बात भी वाइगोत्स्की ने ही की थी, लैंग्वेज एंड कल्चर की बात। संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बात को डायरेक्ट वाइगोत्स्की नहीं बोला था, जीन पियाजे ने इसकी चर्चा नहीं की थी। मैंने बोला था ना कि कई बार ऐसे ऑप्शन आएंगे जो लगभग सिमिलर होंगे, लेकिन संज्ञानात्मक के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन है
उसे ही हमें चूज़ करना है और हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्वसंज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। अगर हम जीन पियाजे के लिमिटेशंस की बात करें, उसकी सीमाओं की बात करें, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल और कल्चरल फैक्टर को महत्व नहीं दिया था, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक टूल्स को जगह नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बच्चों की क्षमता को अंडर एस्टिमेट किया था, जो बच्चे की क्षमता है उसे अंडर एस्टिमेट किया था। उसके बाद स्टेजेस जो थे जीन पियाजे के, वो क्या थे, बहुत कठोर थे। जो स्टेजेस थे वो बहुत कठोर थे और उनका मानना था कि जो उन्होंने इस 4 स्टेजेस को, जो 4 स्टेज उन्होंने दिया था, उसे उन्होंने यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट बोला था कि सारे बच्चे जो हैं वो एक ही टाइप से और इसी स्टेजेस में डेवलप करते हैं। बट ऐसा नहीं है, किसी का समाज अलग होता है, किसी का रहन सहन अलग होता है ना, कोई सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। लेकिन जीन पियाजे ने बोला था कि जो भी बच्चे हैं सारे इसी 4 स्टेजेस में, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, इसी 4 स्टेज में डेवलप करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने समाज और सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट में सहायता करते हैं उसकी बात उन्होंने नहीं की थी, है ना। और उनका जो कॉग्निशन लेवल वो भी बहुत ज़्यादा सीमित था। तो ये रहे जीन पियाजे के कुछ लिमिटेशंस जिसको मैंने अभी डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच एज कैन चिल्ड्रेन इंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व ए प्लेवर। ये वही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 7 वर्ष की। 7 वर्ष की आयु में बच्चे खेलों के माध्यम से सीखते हैं और नई नई चीज़ें एडमायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है और दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक भिन्न होती है। देखिए बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, ये बात जीन पियाजे ने नहीं की थी। जीन पियाजे ने बोला था कि जो बच्चे का विकास है वो क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न है, यानी सारे बच्चे एक ही दिशा में डेवलप करते हैं, ये बात जीन पियाजे ने कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजनिंग थ्रू, एक सेकेंड, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। यानी कि ये जो तर्क है, चिंतन है और समस्या समाधान है, ये सारे की सारी ब्रेन से रिलेटेड है। और ब्रेन से रिलेटेड अर्थात कॉग्निशन से रिलेटेड, और कॉग्निशन से रिलेटेड अर्थात जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने किसकी बात की थी, संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑब्वियस बात है, स्कीमा की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है बच्चे में, बिल्कुल सही बात है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ कंस्ट्रक्ट करके एक नया बैलेंस बनाना, ये बच्चों का जो कॉग्निशन लेवल है उस पर बच्चे इस पर वर्क करते हैं। तो ये दोनों आंसर सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एंड आर दोनों सही है। और ए और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, क्या करता है, सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory of cognitive development do children रीज़न लाइक दिस। मतलब कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। मैंने क्या बोला था कि एनिमिस्टिक थिंकिंग जो होता है बच्चों में, जीववादी चिंतन, क्या जीववादी चिंतन जो है वो बच्चों के किस स्टेज में आता है, तो ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व चरण अवस्था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को प्री ऑपरेशनल थिंकिंग से क्या अलग करता है। तो ये जो है आपका विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंटरिंग। मैंने बोला था ना कि प्री ऑपरेशनल में बच्चा सेंट्रेशन सीखता है और कॉन्क्रीट में डिसेंट्रेशन की भावना भी उसमें जागृत हो जाती है, यानी कि क्वांटिटी सेम है, ब्रेथ चौड़ाई पे भी डिपेंड करती है। ये बातें बच्चे किसमें, डिसेंटरिंग यानी कि विकेंद्रीकरण अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे सीख जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, यानी जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है क्या है, अंतर क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, जीन पियाजे ने इसकी बात नहीं की थी। अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तीसरा है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। और फोर्थ है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है। देखो जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे जो है वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, खुद से रिलेट करते हैं चीज़ों को और खुद से करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें नई नई सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से निर्मित होता है। नहीं, ये वाइगोत्स्की ने इसकी बात की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्नर फील इंगेज्ड, यानी शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। जैसे अगर बच्चे को उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, यानी कि लर्नर फील इंगेज एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, यानी बच्चे कब सक्रिय रूप से अधिगम में अपने आप का हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब उनके पहले से जो ज्ञान है उसे अगर काट दिया जाए और तब उसे सिखाया जाए तो क्या वो एक्टिवली हिस्सा ले सकेंगे, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद गतिविधियां उनके संदर्भों से संबंधित होती हैं। हम और ऑप्शंस देखते हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। नहीं, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होना चाहिए, यानी जो जान रहे हैं उससे रिलेट करके बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जब आप वाइगोत्स्की समझोगे तो आप जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या कनेक्शन है वो आप देख सकोगे। तो जब मैं वाइगोत्स्की का क्लास लाऊंगी, उसके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तो आपको उसके बारे में भी मैं ज़रूर जानकारी दूंगी। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। देखते हैं आगे और ऑप्शन। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। और चौथा है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अभी का जो बच्चे का नॉलेज है वो और जो सामने में नॉलेज उसने अभी अभी गेन किया वो, उन दोनों को कनेक्ट करके आपस में एक नए ज्ञान का सृजन करना ही जीन पियाजे ने इसकी अपनी थ्योरी में बात की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निशन फंक्शनिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चाइल्ड who is unable to understand the logic behind simple mathematical reverse such as 4 plus 9 is equal to 9, so 9 minus 5 is equal to 4, it is because of, क्या होगा इसका आंसर, आप ही बताओ मुझे। किस स्टेज में बच्चा 4 + 5 = 9 तो बता पाता है, लेकिन 9 + -5 = 4 होता है, इसे बताने में उसे दिक्कत आती है। बताओ, जल्दी बताओ। तो आपने पढ़ा होगा कि ये इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपरिवर्तनीयता का जो स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के समझ में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। क्या क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज में कॉग्निशन डेवलपमेंट का
क्या मेन 2 कंपोनेंट है? तो मैंने अभी बताया आपको कि ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डेफर्ड इमिटेशन, यानी कि वस्तु का स्थायित्व स्कीमा बन जाता है ना बच्चे के दिमाग में, तो वही वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वस्तु स्थायित्व और अनुसरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? संज्ञानात्मक विकास का पियाजे ने किस प्रकार वर्णन किया है? 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में? बिल्कुल नहीं। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में? बिल्कुल सही बात है। 4 क्वालिटेटिव स्टेजेस उन्होंने दिया था। 4 क्वालिटेटिव स्टेज के फॉर्मेट में डेवलपमेंट को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरी। मैंने अभी बताया आपको कि जब वाइगोत्स्की मैं पढ़ाऊंगी तब आपके ये सब क्वेश्चंस बनेंगे, और तब मैं उस सीरीज़ में वाइगोत्स्की के सीरीज़ में पियाजे और वाइगोत्स्की से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसे भी ऐड करूँगी। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की अभी आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको समझ में उतना नहीं आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? मैंने बताया ना, पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बताया था कि बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकली सोचने लगता है, लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है, वैज्ञानिक रूप से सीखने लगता है, हाउ, इफ, देन, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे को हाउ, इफ, देन से रिलेट करेगा? जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारक क्या है ना? कैपिटल, भारत की राजधानी क्या है? तो कोई भी बता देगा, ये तो एक वर्ड का आंसर है। कितने राज्य हैं? ये भी बता देगा। कुल जनसंख्या कितनी है? ये भी बता देगा। लेकिन क्या कारण है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, इसमें बच्चा लॉजिकली सोचेगा कि भारत में जनसंख्या का जो वृद्धि हो रहा है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें खुद का दिमाग लगाएगा, कॉग्निशन लेवल पे ले जाएगा चीज़ों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। मतलब पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, या बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे की जो सोच है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, किससे? एडल्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट इम्प्लाइज दैट, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। बिल्कुल गलत बात है, सोचने को ही नकार रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाना चाहिए। सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना चाहिए बच्चे को। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं बल्कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाना चाहिए। पहले छोटी छोटी चीज़ें बताओ, फिर उसके बाद उसे हायर लेवल थिंकिंग पे ले जाओ। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिस एज का बच्चा है उसी हिसाब से पाठ्यक्रम भी तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी ऊपर में बनाया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने के लिए देगा। टू किल ए मेकिंगवर्ड का नायक कौन है? एक लाइन का एक नाम ही है बस। उपन्यास का कथानक क्या है? उपन्यास का विषय क्या है? में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? देखो हाउ है ना, हाउ कैसे करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टू किल ए मॉकिंग बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा आज का इतना ही क्वेश्चन था। ये जीन पियाजे से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सीटेट में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आप इस क्वेश्चन का जो वीडियो है ये वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर सेशन अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर करना। और वाइगोत्स्की और जो बंडूरा है, स्किनर है, पाउलो है, सबसे रिलेटेड एक एक थ्योरी और एक एक क्वेश्चन का जो वीडियो है वो आएगा, जो आपको 8 फरवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।